Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का हम जायजा लेंगे, साथ ही दुनिया भर के शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर भी नजर डालेंगे और उसके कारणों का जिक्र करेंगे। आज दिन शनिवार है और आज के दिन श्रोता हमसे चाहें तो देश की इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23314444, 23421050 और 23770106। किसी भी नंबर पर फोन करें 011 STD कोड के साथ, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में। वेलकम शरद। नमस्कार हर्ष, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन। तो शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा हेडलाइन से इंग्लिश में। Prime Minister Narendra Modi says education has a power to make the country successful and to change the destiny of the country. On the Wall Street, the Dow gained 0.5% on investors' confidence boost on a soft landing for the U.S. economy. And Brent crude oil futures rise for the 5th straight week, surging 5% during the week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स 0.5% मजबूत हुआ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग को देखते हुए निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और कच्चे तेलों में ब्रेंट फ्यूचर की कीमत लगातार 5वें सप्ताह भी इस हफ्ते 5% बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में देश को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। वो विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए संवाद आवश्यक है और संवाद और चर्चा की विरासत को ये शिक्षा समागम आगे बढ़ा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6,700 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किश्त जारी की। प्रधानमंत्री ने देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। वक्त रहा तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो देश की अर्थव्यवस्था में भारी योगदान का एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन उसके पहले चूंकि हमारे साथ कोलकाता से रमा प्रसाद जी जुड़ गए हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनका सवाल लेते हैं। क्या सवाल है रमा जी? स्वागत आपका। नमस्कार जी। कोहली जी, ये मेरी डॉटर जो है उनको ऑप्शन मिला उनके एम्प्लॉयर से कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी एम्प्लॉयर काट के एनपीएस में जमा करेगा जी। तो क्या ये 80CC-D2 के अंडर में आता है? और ये क्या 150 प्लस 50,000 इसके सिवा ये एक्स्ट्रा का डिडक्शन मिलेगा क्या?
ये जो है प्रसाद साहब, ये सेक्शन 80C में आएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जब एनपीएस में, तो वो सेक्शन 80C की जो 1.5 लाख की लिमिट है, जिसमें आपको पता होगा इंश्योरेंस, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बच्चों की स्कूल फीस, मकान की खरीदे गए की स्टैंप ड्यूटी, काफी भीड़ भाड़ वाला सेक्शन है, उसी का ये हिस्सा बनता है। वो जो 50,000 से ऊपर जिस 80CCD 2B का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जब होता है जब आपकी डॉटर खुद एक एनपीएस पॉलिसी खरीदेंगी, मतलब खुद एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन में अपने नाम से कराएंगी, अपनी मर्जी से, तो तब वो 80CCD 2B में आएगा। ये जो एम्प्लॉयर करते हैं एनपीएस में कंट्रीब्यूट, ये 80C का ही हिस्सा माना जाता है। Joining us from Delhi is Prakash. Prakash, a warm welcome. नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को। कोहली जी को नमस्कार। नमस्कार प्रकाश। कोहली, छोटा सा सवाल है मेरा। म्यूचुअल फंड से अगर कोई इनकम होती है, मतलब 5-7 हजार भी, क्या मुझे ITR 2 भरना पड़ेगा उसके लिए भी? देखिए प्रसाद साहब, दो तरीके की इनकम होती है। प्रकाश जी, दो तरीके की इनकम होती है म्यूचुअल फंड से। एक तो डिविडेंड आते हैं और एक कैपिटल गेन की होती है। तो अगर तो डिविडेंड आता है तो वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, और अगर आपकी सैलरी 50 लाख से कम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आप सरल यानी कि फॉर्म 1 का, ITR 1 का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर ये कैपिटल गेन से आई है प्रकाश जी, मेरे ख्याल शायद आपका क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है, अगर कैपिटल गेन से 5-7 हजार भी आया है तो वो फिर आपको ITR 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नियम अनुसार कैपिटल गेन जिसको हो रहा है उसको ITR 2 प्रयोग करना पड़ेगा, और जिसके पास कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो वो आप अगर पोर्टल पर भी जाएंगे, लॉग इन करेंगे, तो आपको जब आप फॉर्म्स को क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को, तो आपको साफ साफ ऊपर बॉक्सेस बना रखे हैं उन्होंने, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि किस किस प्रकार की इनकम के लिए आप इस फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। तो ITR 2 आपको प्रकाश जी भरना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ ITR 2 थोड़ा सा लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो शायद इस वजह से आपकी कोशिश यही है कि 1 से हो जाए, पर अगर कैपिटल गेन इनकम है तो फिर आपको 2 ही लगाना पड़ेगा। जी। गोपाल मुंबई से हमारे साथ हैं। गोपाल जी, स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, मार्केट टीम को। सर, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, ये दो बड़ी श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, इसमें मैंने सर FD रखा हुआ है 10 लाख। मैं सीनियर सिटीजन है, FD मेरे 10 लाख रखे हुए है, अभी 5 साल के लिए लेटर रिन्यू किया है। तो ये सेफ है क्या, थोड़ा आप बता सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि बैंक में जैसे 5 लाख इंश्योरेंस किया हुआ है, तो ये लोग ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस में बोलते हैं इंश्योरेंस नहीं होता है। तो थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए थी, ये कंपनियां में रखना ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है सर, वो मैं 5 साल से ट्रेडिंग टोटल नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो वहां से बैंक से, जहाँ से मेरा डीमैट अकाउंट है बैंक के थ्रू, वो लोग मैसेज भेजते हैं अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। सर, जब मेरा स्टॉक ही एकदम नेगेटिव चल रहा है, तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूँ? उनकी जो चार्जेस है मेरे से लेते रहते, बोलते हैं मेरे को आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। ये जबरदस्ती ट्रेडिंग करूँ, मैं लॉस में बेचूं अपना स्टॉक सारे। मैं समझ गया गोपाल जी। पहला जो आपका सवाल है FD से संबंधित, देखिए FD जो है वो ये ठीक है कि बैंक में 5 लाख तक की इंश्योर्ड होती है, पर आपने पहले हिस्से का तो आधा जवाब तो खुद ही दे दिया, क्योंकि आपने कहा कि जो अच्छी बहुत रेप्यूटेड कंपनीज हैं 3-4, उनका आपने जिक्र किया, तो उसी में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। क्योंकि अगर वो कंपनी रेप्यूटेड है तो आप देखेंगे इनकी जो FD इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रेटेड होते हैं, तो उसको आप उसकी रेटिंग चेक करिए। अगर वो AA, AAA रेटिंग है या उसकी अच्छी रेटिंग है और उसकी क्रेडिबिलिटी कंपनी की अच्छी है, क्योंकि हम कंपनी विशेष की तो यहाँ बात नहीं करते हैं गोपाल जी, तो इसलिए बहुत पिन पॉइंटेड आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर जनरली स्पीकिंग अगर बहुत अच्छी NBFC है, पुराना उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आज तक उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, उसका पूरे देश में उसका फैलाव है, उसका नाम है, तो ऐसे हालात में डिफॉल्ट का चांस लगभग ना के बराबर होता है। पर थ्योरेटिकली स्पीकिंग देखिए, रिलेटिवली बैंक की FD ज्यादा, इसीलिए आपको वहां पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक के मुकाबले ज्यादा मिलता है। तो जितना जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गोपाल जी बढ़ता है, मैं पैमाना बता देता हूँ, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और सभी श्रोताओं के लिए है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा, वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट में थ्योरी होती है हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, तो इसलिए थोड़ा सा बैंक के मुकाबले रिस्क रहता है, पर अगर अच्छी कंपनी है तो कोई इतनी मुझे विशेष चिंता की बात नहीं नजर आती है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि आप ट्रेडिंग नहीं करें तो अकाउंट बंद तो नहीं होता है, अकाउंट गोपाल जी इनऑपरेटिव हो जाता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 1 साल तक ट्रेडिंग नहीं करी, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज फिर इनऑपरेटिव में डाल देता है, जिससे उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उसके बाद फिर जब आप उसको यूज करेंगे
तो आपको फिर अपना KYC फिर से कराना पड़ेगा, एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा, उसको दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं, ये कोई बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लॉस पे ऑपरेट करने से अच्छा है कि उसको ना किया जाए। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। ये जबरदस्ती आपसे कोई ट्रेडिंग नहीं करा सकता। बैंक वाले, मुझे लग रहा है कहीं उनको ये आप जाके बताइए कि साहब ये अकाउंट बंद नहीं होता है, इनऑपरेटिव हो जाता है। कुछ लोग इनऑपरेटिव को भी बंद जैसी भाषा प्रयोग कर देते हैं, और बैंक वाले भी चाहते होंगे कि आप रेगुलर ट्रेडिंग करें, इसलिए वो आपको ऐसे बोल देते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, एक धमकी के तौर पे, एक चेतावनी के तौर पर बंद नहीं होता, इनऑपरेटिव हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं। आपको कोई अगर इसमें समस्या आती है तो आप सेबी को या स्टॉक एक्सचेंज को आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, जिसके अंतर्गत आप जाके ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई बैंक वाला आपको हरास कर रहा है, आप हमें बताइएगा दोबारा, हम आपके लिए और सुविधाजनक कर देंगे इस समस्या का समाधान। गोपाल जी। अतनु कोलकाता से हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। हाँ, अतनु फ्रॉम कोलकाता। श्योर सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। माय क्वेश्चन इज a company, existing company, whose market share and market price share values, it is decreasing due to promoters holding decreasing, DII decreasing, FII decreasing. The chairman is thinking and appeal to purchase to public shareholdings, public. So what would be the roadmap to influence public shareholding, to increase public shareholdings? Thank you, sir. Mr. Atanu, it is not in your hands or the common shareholders' hand to increase the public shareholding. This is a policy decision which is taken by the company management as to when they want to dilute their own promoters' holding, when do they want to take more of public holding, and so on and so forth. So this is a policy decision which is taken with the approval of SEBI and stock exchanges and the board of directors, of course. So there's nothing much that you can do, but I think your question is more related to safety of your money, or what is the roadmap ahead as far as your investment is concerned. I think the best way to look at it, because promoters holding reducing is one of the symptoms, but it's not the only symptom. That's what I wanted to advise you, that you should look at companies' bottom line, look at companies' revenues, do a little bit of fundamental analysis. How are the company parameters doing? How's their debt to equity ratio, profit margins? How is that sector doing? What are the government policies with regard to that sector? So I think you have to see the company in totality. Simply public holding increasing and promoters holding decreasing, or simply any particular parameter cannot be taken. It has to be seen in totality. It is not necessary. Any company, when promoters holding dips, the share prices will dip. Temporarily it dips, but ultimately, as a matter of principle, in stock exchange, the price in the long run will settle around its fundamentals. So this is just one of the parameters. So my advice to you is, don't look simply at this parameter. Look at all the parameters before you decide to invest or you decide to disinvest. Yeah. Manohar from Amritsar is with us. Manohar, a warm welcome. Please go ahead and ask your question. नमस्कार मार्केट मंत्र टीम। नमस्कार। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और महाराष्ट्र में मेरा अपना घर है, लेकिन मैं सिंगल होने के नाते मैं पंजाब में रहता हूं किसी और के साथ। मुझे ये सवाल मेरा ये है कि मुझे वहां से अपने रेंट इनकम होती है जी, और यहाँ मैं जिनके साथ रहता हूँ किसी और की प्रॉपर्टी में, यहाँ भी मुझे इलेक्ट्रिकल और अदर एक्सपेंसेस हैं। तो क्या मैं इसको अकाउंट फॉर कर सकता हूँ अपने रिटर्न फाइल करते समय? कृपया इसी लाइन पर बताइएगा, कॉल डिस्कनेक्ट ना करें तो अच्छा है। धन्यवाद। मनोहर जी, पहले तो मैं आपकी इजाजत हो, राजेश और हर्ष, तो सभी श्रोताओं के लिए बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये शो यूट्यूब पर भी उपलब्ध होता है बाद में, तो अगर आपकी लाइन कट भी जाती है आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं। देखिए मनोहर जी, जहां से आप रेंट कमा रहे हैं वो एक अलग प्रॉपर्टी है, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत, तो वो तो आपको 30% मिलेगा। पर इस प्रॉपर्टी के खर्चे, या आप जो अमृतसर में रह रहे हैं वहां के जो आपके बिजली वगैरह के, आप जिनके अपने दोस्त के साथ रह रहे हैं, जिसके भी साथ रह रहे हैं, आप कहिए कि मैं इन खर्चों को उस रेंट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दूं, ऐसा आयकर के अधिनियम परमिशन नहीं देते हैं। तो आपके ये खर्चे अलग रहेंगे, उस रेंट के अगेंस्ट आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह उसमें सब कवर हो जाता है। तो बोल रहे हैं आप ये आपस में एक दूसरे की, एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी मनोहर जी सेट ऑफ आयकर रूल्स के हिसाब से नहीं हो पाएगी। जी। Jagdish from Delhi joins us. Warm welcome, Jagdish. Yeah, thank you. Good evening to Market Mantra team. Good evening.
My question is that I am a senior citizen and I had this Jeevan Suraksha policy of LIC. I wanted to check whether the annuity which I receive every month, is it subject to tax? Yes, Mr. Jagdish, all annuities received under any annuity scheme for that matter. And in fact, same goes for Jeevan Suraksha as well. So that is, it will be taxable under income from other sources. There is a schedule in the income tax return called Schedule OF. So you will have to show it under the monthly, add all the 12 installments which you have received if you are getting on monthly basis from April to March, add them and show them under income from other sources. Yes, it is taxable, to answer your question in one word. Yeah. Yogesh from Delhi is with us. Warm welcome, Yogesh. Hello. What's your question? जीवन, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कॉल बहुत मुश्किल से लगा है मेरा, क्योंकि शायद शरद जी पिछले हफ्ते नहीं आए थे, शायद काफी सारे कॉलर्स हैं। और इसके अलावा सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि एनपीएस और ईपीएफ, ये दो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं रिटायरमेंट एलोकेशन के लिए। ईपीएफ में ईपीएफ करके एक पेंशन का उसमें एक प्रावधान होता है, तो अगर उसमें वो पेंशन बहुत नेग्लिजिबल रहती है, तो अगर हम एनपीएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम उसमें ऑल्टर करके ईपीएस को हटा के फुल ईपीएस में नहीं ले सकते? देखिए, ईपीएस का योगेश, क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड का हिस्सा होता है जो ईपीएस की बात कर रहे हैं, आपने ठीक कहा बिल्कुल, जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होता है उसी का कुछ हिस्सा एक कॉर्पस में जाता है और बाकी आपका पेंशन फंड में एक्रू हो जाता है। नहीं, ऐसा वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप उसको जितना, क्योंकि दोनों के जो एलोकेशंस होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती है प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट जो होती है, वो जो ईपीएफओ जिसको हम कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो स्टेट लेवल पर होती है, फिर सेंट्रल लेवल पे होती है, उनके रीजनल ऑफिस होते हैं, तो जो कॉर्पस इन्वेस्ट किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग योगेश किया जाता है कि आपका पेंशन का पैसा कुछ और सिक्योरिटीज में लगाया जाता है, बाकी का कॉर्पस कुछ और सिक्योरिटीज में। उसमें आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, बहुत डिटेल में तो फिर बहुत समय लगेगा, कि कुछ इक्विटी भी उसका थोड़ा सा कॉम्पोनेंट इक्विटी होता है, बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, और उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। तो ये बढ़ाना या घटाना आपके हाथ में नहीं होता है। आप अपना कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा घटा सकते हैं, पर इसकी जो अंदर की प्रोपोर्शन है, उसका आप जिक्र कर रहे थे कि क्या हम, क्योंकि पेंशन बहुत कम आती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी पेंशन बहुत नेग्लिजिबल आती है क्योंकि बहुत थोड़ा हिस्सा वो पेंशन में जाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अंतर्गत ये कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इसलिए वो प्रोपोर्शन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर से तो आप उसको कर सकते हैं, पर मेरा यही मानना है कि ये उसका प्रोपोर्शन आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। N.R. Prasad from Bengaluru, please stay with us as we tell you that on the Wall Street, the three major indices ended higher yesterday after a slew of big tech earnings, economic data and central bank announcements boosted investor confidence in a soft landing for the U.S. economy. So the Dow Jones Industrial Average rose 176 points or 0.5%. To close at 35,459, the S&P 500 gained 45 points or nearly 1% to end at 4,582, and the Nasdaq Composite added 267 points or 1.9% to 14,317. N.R. Prasad, आपका स्वागत बेंगलुरु से। सवाल क्या है, पूछ लें प्लीज। Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Yes, please. Mr. Kohli, just want to ask you, or rather I want to inform you something. Regret to inform you that Market Mantra expert has given me incorrect information during the beginning of this month on the ITR-2 filing. In fact, I very specifically asked in the first week of July, probably if I am right, if I correctly remember, on 8th and 10th when I asked the question that whether STCG can be net off against the LTCG, both the experts said yes, but it is not getting net off against my LTCG. So that's why I was always having a doubt. But when I checked up, when final confirmation came, because there was an officer came from income tax department itself, and there was a special program on the 26th of this month, 3 days back, on Wednesday morning between 9:15 and 10. When I asked the same question to him, he said, STCG can never be set off against the LTCG, very clearly clarified on this one. So what he said is, STCG can be net off against the STCG, LTCG can be net off against the LTCG only, but STCG can never be set off against LTCG. That's what he clarified.
And I had a sigh of relief. मिस्टर प्रसाद, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अभी कोहली साहब शरद इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। मैं उस शो में नहीं था और मुझे हमें खेद है अगर आपको गलत जानकारी मिली। वी आर सॉरी, वी रिग्रेट। आई डोंट नो whosoever was the expert, we don't know, but I'll add to what you said. You're right. A short-term capital loss can be set off against long-term capital gain. There is one exception to this rule. So otherwise, what you are saying, Mr. Prasad, is correct. Absolutely correct. And we regret. अब मुझे नहीं पता कहीं पे कोई पैनलिस्ट आए होंगे, हम नहीं जानते कौन आए होंगे। नहीं, वो कई बार कॉन्टेक्स्ट क्या है या कैसे है उस पे आगे बढ़ते हैं। विकास है हमारे साथ कोलकाता से। विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्ते टीम को नमस्ते जी। मेरा एक ही सवाल है। मैं डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जी, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए मैंने 5 साल या 10 साल या नजरिया है, तो उसको क्या करना चाहिए मेरे को? बहुत अच्छा विकास जी सेक्टर है और बहुत अच्छा नजरिया। आपकी दोनों ही बातें बिल्कुल उत्तम है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर, मैं तो जब मेरे से सेक्टर्स पूछे जाते हैं तो मैं जो बाकी सेक्टर्स बोलता हूँ उसमें डिफेंस सेक्टर मेरी सबसे ऊपर के लिस्ट में होता है जी। डिफेंस सेक्टर में भारत का भविष्य बहुत बहुत ब्राइट है। अब हम 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करने लगे हैं। कहाँ एक समय में हम एक नट बोल्ट भी नहीं बनाते थे। आज से बहुत साल पहले हम सब कुछ इंपोर्ट करते थे। तो मुझे लग रहा है कि भारत का डिफेंस सेक्टर में जब से मेक इन इंडिया को ट्रस्ट मिला है, आत्मनिर्भर भारत को, अब तो हवाई जहाज भी यहाँ, लड़ाकू विमान यहाँ बनने लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर को अगर आप लंबे नजरिए पे रखेंगे, आपका दोनों ही, आपने बिल्कुल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बुल्स आई है डिफेंस सेक्टर और ऊपर से लॉन्ग टर्म। आई थिंक इट्स अ विन विन कॉम्बिनेशन और आप इसमें बने रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा इस पे रिटर्न आने वाले सालों में मिलेगा। जी। हसमुख मुंबई से सवाल पूछ लें। हसमुख जी। या गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। या गुड इवनिंग। My question to Mr. Kohli is that now since the Fed has come out with its own. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। हसमुख जी ने लग रहा है अपना कॉल होल्ड पे रख दिया है। जब तक वो दोबारा लगाते हैं, हम ये देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल की क्या कहानी है। Global crude oil prices notched a fifth straight week of gains during the last week as investors were optimistic that healthy demand and supply cuts will keep prices buoyant. Bolstered by supply cuts from the OPEC Plus alliance announced earlier this month, both oil benchmarks gained nearly 5% for the week. The benchmarks are on track to gain over 13% for the month. So the Brent crude futures settled at $84.99 a barrel for the week, and the U.S. crude futures closed the week at $80.58 a barrel. The next caller is Kishan. Kishan जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? सर, मेरे को कोई ऐसी पॉलिसी बता दो जो मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं, जो मैं एक बार इन्वेस्ट कर दूं तो मेरे को मंथली उसका रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि हैंडीकैप लड़का हूं सर। मेरे को कोई हैंडीकैप के लिए कोई ऐसी स्कीम हो तो ऐसा कुछ बता दो कहीं पे। शरद जी, ये कई लोगों के सवाल होते हैं। किसी के पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख अगर रकम है और उससे कुछ फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत रिस्क भी नहीं ले सकते। रिस्कोमीटर जो होगा वो कम होगा, तो क्या करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है इसमें हर्ष और कृष्ण जी को मैं सलाह देना पाऊंगा, क्योंकि ये दिव्यांग हैं और ऐसे में मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत खून पसीने की कमाई है और एक मुश्त सेविंग है। मतलब जो कुछ है उसमें आपका ज्यादातर आप इसी पे निर्भर हैं। तो ऐसे में सबसे जो मुझे बढ़िया ऑप्शन लगता है वो मुझे पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम सेविंग जो है, MIS जिसको कहते हैं, वो मुझे नजर आता है कि बहुत सेफ है। उसमें आप अब तो 15 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप घर के एक और किसी का नाम साथ में जोड़ लें जी, 15 लाख तक कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 15 लाख तक के लिए तो जो पोस्ट ऑफिस का है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा बाकी का, अगर आपका 20 लाख आपने जिक्र किया, बाकी का जो 5 लाख है, तो मैं कृष्ण जी को सलाह दूंगा कि कल यानी कि एतवार को म्यूचुअल फंड के ऊपर डेडिकेटेड शो होता है, तो बिल्कुल म्यूचुअल फंड, आप जो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आएंगे, बाकी का 5 लाख आप उस म्यूचुअल फंड में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जहां आपको मंथली रिटर्न आता है। हालांकि थोड़ा सा रिटर्न वो कम होता है, पर वो सेफ रहेगा। तो किसी डेट फंड में, अच्छे डेट फंड में जो हाईली रेटेड हो, बाकी का 5 माह करिएगा। 15 लाख आप कृष्ण जी बड़े आराम से आंख बंद करके
भारत सरकार का द्वारा चलाई गई स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की है, MIS उसको बोलते हैं, मंथली आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस होगा अच्छे साइज का, मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसकी बात आप कर रहे हैं। और इसमें 15 लाख का कैप है, और इसमें कितना रिटर्न आ जाता है? इसमें रिटर्न अब लगभग आप कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या होता है जो मंथली इनकम आती है उसको कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो लगभग 7.9 और 8% के करीब बन जाता है। वैसे इसमें रिटर्न जो आता है वो 7.25, 7.5 के आसपास है, पर वो कंपाउंड होके कुछ बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो कि इस पूरे ब्याज को यूज ना करके उसको री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो कंपाउंडेड लगभग 8% के करीब, 8 से थोड़ा सा कम आ जाता है, जो मैं मानता हूं आज के हिसाब से बहुत अच्छा। और इस पे टैक्स लायबिलिटी वैसी ही बनती है जैसे एक आम इनकम वाले की? जी हाँ, टैक्स लायबिलिटी उस पर ऐसी ही रहती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल रहता है, पर क्योंकि कृष्ण जी कह रहे हैं कि उनके पास 20 लाख का ही कुल फंड है, वही उनकी इनकम है, तो मुझे लग रहा है वो सारा ब्याज मिला के भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्स लिमिट से बाहर रहेगा। बिल्कुल। सुभाष थाने से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन शायद अभी उनसे संपर्क कट गया है। हम इंतजार करेंगे। एक हमारे और कॉलर आ गए हैं, अनिल नाम है। अनिल जी, आपका स्वागत है। क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, दो तरह के बिजनेस हैं। एक एज अ प्रोफेशनल इनकम विच अंडर सेक्शन 44 ADA के अंदर में डिडक्शन 50% लेता हूँ, और दूसरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बिजनेस है, जैसे सेपरेट लैंड। अब टर्नओवर के लिए फ्यूचर जो नॉर्मल बिजनेस है मेरा प्रोफेशनल इनकम का, वो भी ऐड होगा टर्नओवर ऑफ दी फ्यूचर एंड ऑप्शन की 10 करोड़ की लिमिट में या नहीं? देखिए अनिल जी, जो रूल होता है वो तो ये कहता है कि अगर 44 ADA की आप बात कर रहे हैं तो 44 ADA तो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। आपने बिल्कुल ठीक, खुद ही देखा जाए तो आपने खुद ही उत्तर दिया कुछ हद तक। तो वो जो प्रोफेशनल की 50 लाख की आपको पता होगा उसमें लिमिट है कि 50 लाख तक प्रोफेशनल इनकम आप 44 ADA में फाइल कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा है, जो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बिजनेस चला रहे हैं, वो 44 AD में आता है। तो दोनों के लिए क्योंकि सेक्शंस अनिल जी अलग अलग हैं, तो आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और प्रिजम्पटिव टैक्स है, आपको पता होगा, इसके लिए ITR का एक फॉर्म है जिसको सुगम बोलते हैं, फॉर्म नंबर 4 है, उसका आप प्रयोग करें। और प्रोफेशनल और दोनों वो अलग अलग चीज से गिनी जाएंगे। हालांकि इनकम हेड एक ही होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको पता होगा इनकम हेड का नाम ही ऐसे है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों के दोनों उसी हेड में कवर होते हैं, और दोनों को आप अलग अलग ADA और AD को आप अलग अलग ले सकते हैं। जी Sharad, 15 seconds only. What's your expectation from the markets in the coming week? Well, markets seem to be doing fairly well, despite some mixed news coming from international front. So I am very hopeful that market maybe a little bit of correction in between, but market seems to be heading for 20,000 Nifty. We are looking forward to 20,000 Nifty, unless of course there is something contrary happening in the middle. But overall market breadth is quite positive. Okay. Corrections in between. जी ठीक है, आज के मार्केट मंत्रा के लिए इतना ही। शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम खत्म करें, हेडलाइंस एक बार फिर। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines, Prime Minister Narendra Modi says education has a power to make the country successful and to change the destiny of the country. On the Wall Street, the Dow gained 0.5% on investors' confidence boost on soft landing for the US economy. And Brent crude oil futures rise for the 5th straight week, surging 5% during the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.